हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे आप लोग। तो दोस्तों एक कहावत अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और बूंद बूंद से ही सागर का निर्माण होता है। इसी प्रकार एग्ज़ाम में भी यही चीज़ें लागू होती हैं। एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है और एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है और एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता भी है। कट ऑफ क्लियर तभी होती है जब आप एक एक नंबर की मेहनत करते हैं और अंत में कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। लेकिन ये एक एक नंबर की मेहनत करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को छूना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत करनी होती है, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, जिसमें हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस के। जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर दिया है। इंडियन पॉलिटी की लगभग 6 क्लास हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद टोटल 15 वीडियो मैंने अभी तक दे दी हैं आपको, जिनमें उसके बाद भारत के भूगोल को हमने देखा था। भारत का भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या नेक्स्ट करने वाले हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस एक एक नंबर की कीमत हमें तब पता चलती है जब हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। उस समय हम ये सोचते हैं कि यार हमने अगर ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया होता तो शायद एक नंबर मेरा आ जाता और मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे जीएस को लेके हैं या फिर उत्तराखंड को लेके हो या फिर हिंदी को लेके हैं, तो आप लोग कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोड़ के मत जाना। अपनी तैयारी अपनी तरीके से पूरी 100% करके जाना। बाकी एग्ज़ाम में जैसा भी होगा वो उस समय देखा जाएगा। अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कर रखा है। और अंतिम समय में रिवीजन आप ज़रूर करना। रिवीजन जितना आप ज़्यादा हो सके उतनी आपके लिए ये अच्छी बात है। और यही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से। और अगर आप हिंदी में आपकी पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, आपको लग रहा है कि यार हिंदी में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा। तो हिंदी में भी बेहतरीन तरीके से हम क्लास लेके आए हैं और हिंदी की लगभग 20 क्लास हैं मैंने करा दी हैं। और 20 क्लास में हमने सारे टॉपिक अभी तक बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि भाषा वाला चैप्टर कोई नहीं पढ़ के जाता, बहुत से कम बच्चे पढ़ के जाते हैं। पत्र लेखन को छोड़ के चले जाते हैं, जनसंचार को लेकर छोड़ के चले जाते हैं। और ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में करा रखे हैं। इनसे बाहर ही शायद कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि हाँ, उन क्लासों से आपको देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो आने वाली क्लासेस में भी मैं हिंदी को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा आपके एग्ज़ाम तक। तो हिंदी को बेसिक से देखो, पूरे 20 में से 15 से प्लस नंबर लाने की कोशिश करो हिंदी में, और वो तभी आएंगे जब आप अभी से मेहनत करोगे। और ये भी मायने रखता है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आपने कितना पढ़ लिया है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कितना रिवीजन कर लिया है लास्ट टाइम पे। अगर आपने कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और आपको याद नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में आपको रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हम हर एक सब्जेक्ट में कमांड को अपनी मजबूत करने के लिए अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम लाए हैं, जिसमें हम जीएस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ में उत्तराखंड के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। उत्तराखंड तो आप लोग वैसे कर ही रहे होंगे, परीक्षावाणी हर कोई पढ़ रहा है, तो परीक्षावाणी से एक अच्छा खासा जो है नंबर हम ले आते हैं। लेकिन फंसते कहाँ पर हैं बच्चे? जीएस में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जीएस में ज़्यादा सिलेबस होता है। और इसी चीज़ को मैं अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा जो अंतिम महासंग्राम चल रहा है, इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो विविध का रहने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहे होते हैं और वो कहीं बाहर से आए होते हैं। जैसे कि करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल में लेने की कोशिश करूं कि भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2007 में जीता था। लेकिन 2007 में तो वो करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। अभी अगर हम बात करेंगे 2022 में, तो वो क्या बन जाएगा? आपका विविध का टॉपिक बन जाएगा, एक स्टैटिक जीके बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी थी गुजरात में, तो वो सबसे बड़ी मूर्ति है ऊंचाई में, हाइट में अगर हम बात करें।
उस समय तो वो करंट अफेयर का टॉपिक बन गया, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के बाद वो क्या बन जाएगा, एक स्टैटिक जीके यानी कि विविध का टॉपिक बन जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे कि आपका यूएनओ हो गया, वहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, G20 पूछ लिया जाता है, WHO पूछ लिया जाता है, WTO पूछ लिया जाता है। तो ये विविध के टॉपिक आ जाते हैं। भारत में पहली रेल कब चली, या फिर भारत की पहली महिलाओं से पूछ लिया जाता है, सबसे ऊंचा सबसे छोटा पूछ लिया जाता है, इस टाइप के। या फिर उपनामों से पूछ लिया जाता है, शहर के उपनाम आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, इस टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो विविध के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमको नहीं पता चल पाता है। लेकिन अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा है और हमने एक पैटर्न फॉलो कर रखा है यूके पीएससी का या यूके एसएससी का, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है कि ये टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिसर्च करके, मतलब रिसर्च करने का मतलब कि अभी तक जितने भी आपके पेपर आए हुए हैं उन सभी पेपरों का एक निचोड़ लेकर कि विविध में कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बन रहे हैं और जहां से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को मैं आपको लाऊंगा इस 45 दिनों के अंतिम महासंग्राम में। तो 15 क्लास मेरी हो चुकी हैं। आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, तो 15 क्लास आप देख के देखो एक बार। आपको डेफिनेटली विश्व का जो भारत का भूगोल है और इंडियन पॉलिटी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको अपने प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे या फिर प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ पर से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी डायरेक्शन में तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत मेहनत से यहाँ पर क्लासेस आपके लिए बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा हो। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना, और वो सिलेक्शन कैसे भी हो मैं आप लोगों को के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे कि रीजनिंग है, अब रीजनिंग बहुत से बच्चों की कमज़ोर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ पर एग्जाम में हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने रीजनिंग को भी बेसिक से आपको कराने की कोशिश कर रखी है। 17-18 क्लासेस रीजनिंग में भी मैंने आपको करा दी हैं। तो रीजनिंग को भी जिसने अभी तक छुआ तक नहीं है वो भी अपनी रीजनिंग को मजबूत बना सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट के साइड के होते हैं, आर्ट साइड के होते हैं, या फिर बायोलॉजी साइड के होते हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ बहुत टाइम से छुई नहीं होती है, तो उनको रीजनिंग करने में दिक्कत आती है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक एक नंबर की कीमत तब पता चलती है जब हमको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तब उस समय हमें वो वाला डायलॉग याद आता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुधीर बाबू। तो ये चुटकी सिंदूर की कीमत तो शादी के बाद पता चलेगी, लेकिन शादी से पहले एक एक नंबर की कीमत हमको पता करनी पड़ेगी कि ये नंबर की कीमत कितनी होती है। तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है यार एक एक नंबर की। 1 साल 2 साल 3 साल की एक नंबर की कीमत हो जाती है। अगर आपका सिलेक्शन अभी रुक जाता है 1 नंबर से, तो लगभग आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तब आपका सिलेक्शन होने के चांस वहाँ पर बनेंगे। तो कितने साल का समय लग गया 1 नंबर के वजह से, तो यही उसकी एक बड़ी कीमत है जो कि हमको 1 साल 2 साल से चुकानी पड़ जाती है। तो ये तभी समझ में आता है जब हम लोगों के साथ ये परिस्थिति घटना घटित होती है, लेकिन उससे पहले हमको ये समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि यार हो जाएगा हमारा, हम सोचते हैं कर ले जाएंगे। रीजनिंग को बहुत से बच्चे हल्के में ले रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हल्के में ना लें इस चीज़ को, रीजनिंग को। रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाती है। सिलेक्शन इसलिए क्योंकि ईजी है, रीजनिंग कर ले जाते हैं बच्चे, इजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फंस भी जाते हैं बच्चे। अब 1 नंबर के लिए मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण होता है। अब आप एक ही क्वेश्चन छोड़ के आगे, मैं तो कह रहा हूं कि आप रीजनिंग में सारे क्वेश्चन करके आओ। अगर आप JR क्लासेस की से रीजनिंग की क्लासेस देख रहे हैं, मैं डिटेल में करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। आपका एक भी टॉपिक रीजनिंग में है, एक भी नंबर में छोड़ने की नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखना। और इसी तरीके से हम चलते चलेंगे। रीजनिंग के अलावा हम बात करें अगर हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी को भी आप लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं यार। हल्के में ना लिया करो, क्योंकि हिंदी में देखता हूँ मैं कि बहुत से बच्चे जो होते हैं उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा होता है वो 12 से 13 नंबर 14 नंबर का रहा होता है। और अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो 1 नंबर या 2 नंबर से अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदी की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
हिंदी में आपको कम से कम 17-18 नंबर लाने ही लाने हैं। इससे ज़्यादा भी आप लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 16 नंबर से नीचे तो सोचना भी नहीं है। अब ये 16 से ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे, जब आप बेसिक से पढ़ोगे। ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं होगा कि यार चलो देख लेता हूँ, एग्जाम से पहले पर्यायवाची पढ़ लिया, उपसर्ग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। लेकिन ये टॉपिक छोटे छोटे शब्द ऐसे हैं कि हिंदी में उलझा देते हैं। कभी आगत पूछ लेगा, कभी विदेशी शब्द पूछ लेगा, कभी कुछ शब्द पूछ लेगा, तो ये उलझन में डाल देते हैं। इसलिए हमको पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन शब्दों की। हम सोचते हैं कि हमने पर्यायवाची कक्षा 10 में पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा है, हम पढ़ते ही आए हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द हम पढ़ते ही आए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची ही शब्द जो हैं वो हम आते हुए गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी को बहुत ही बेसिक से करने की कोशिश कर रखी है, और आप लोग देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपसे यही कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट को छू के जाना, सारे सब्जेक्ट को अपनी पकड़ मजबूत बना के जाना। जब आप एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं तो आपको एक सिलेक्शन अवश्य मिलता है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और टाइम टेबल किस प्रकार से डिसाइड करना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। एक दो दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर टाइम टेबल किस प्रकार का हो सकता है उस बारे में मैं थोड़ा सोच विचार कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से एक बेहतर टाइम टेबल को दिया जाए लास्ट के 1 महीने में, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।